राजस्थान। देखिए, जैसे ही ये नाम जुबान पर आता है, आंखों के सामने क्या आता है? ऊंचे ऊंचे किले, शानदार महल और और वो वीरता की अनगिनत कहानियां। सचमुच एक ऐसी धरती जिसका जर्रा जर्रा इतिहास की गवाही देता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये जो शानदार इमारतें हमें दिखती हैं, क्या ये सिर्फ पत्थर और चूने के ढांचे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके अंदर कहानियां सांस लेती हैं। ये अपने आप में इतिहास के जीते जागते दस्तावेज हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इन कहानियों को पढ़ें कैसे? कैसे पता करें कि क्या सच है और क्या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? बस यहीं से एक इतिहासकार का काम शुरू होता है, एक जासूस की तरह। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक पड़ताल पर निकलते हैं। हम पत्थरों में तराशे गए सुरागों को देखेंगे, धातु में छिपे रहस्यों को खंगालेंगे, पन्नों पर लिखी कहानियों को पढ़ेंगे और फिर आखिर में इस पूरी पहेली को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है अतीत के ताले को खोलना और देखना कि एक इतिहासकार के टूल किट में होता क्या क्या है। अब दूसरा भाग, पत्थर में खुदे सुराग। और ये जो शिलालेख होते हैं ना, ये मानो इतिहास के चश्मदीद गवाह हैं। तो आखिर ये शिलालेख होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो पत्थर, खंबे या किसी भी पक्की सतह पर खुदा हुआ कोई लेख। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमें एक टाइम मशीन की तरह सीधे उसी दौर में ले जाते हैं और बताते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। और राजस्थान तो ऐसे शिलालेखों का खजाना है। घोसुंडी शिलालेख है जो हमें हजारों साल पुराने धर्म के बारे में बताता है। फिर बिजोलिया है जो चौहान वंश की कहानी कहता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो महाराणा कुंभा की जीत का जश्न है। और हाँ, राज प्रशस्ति जो अपने आप में एक महाकाव्य है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये इतिहास की वो खिड़कियां हैं जिनसे हम अतीत में झांक सकते हैं। जरा घोसुंडी शिलालेख को ही देखिए। ये दूसरी सदी ईसा पूर्व का है, मतलब आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुराना। ये हमें भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म के एक रूप के सबसे पुराने सबूतों में से एक देता है। इसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा का जिक्र है। कमाल है ना? और फिर आती है राज प्रशस्ति। भाई, ये तो कोई आम शिलालेख नहीं है, ये तो पत्थर पर लिखा एक पूरा महाकाव्य है। 25 बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं पर खुदा हुआ देश का सबसे लंबा शिलालेख। लेकिन इसकी सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इसे एक राजा ने अपनी बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि अकाल के समय लोगों को रोजगार देने के लिए बनवाया था। लेकिन कहानी सिर्फ संस्कृत के शिलालेखों में नहीं है। फारसी शिलालेख इतिहास का एक बिल्कुल अलग नजरिया दिखाते हैं। जैसे 1325 ईस्वी का एक फारसी लेख इस बात की पुष्टि करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला जीतने के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। इससे पता चलता है कि पूरी तस्वीर समझने के लिए कहानी के हर पहलू को देखना कितना जरूरी है। चलिए अब पत्थरों से आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे भाग पर, धातु में छिपे रहस्य यानी सिक्के और ताम्रपत्र। अब देखिए, ताम्रपत्र और सिक्के हैं तो दोनों धातु के, पर कहानी अलग अलग सुनाते हैं। ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेट्स एक तरह से उस जमाने के लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। जमीन का दान, राजा का कोई हुक्म, सब इन्हीं पर लिखा जाता था। वहीं दूसरी तरफ सिक्के किसी भी राज्य की हेल्थ रिपोर्ट की तरह होते थे। अर्थव्यवस्था कैसी है, साम्राज्य कहाँ तक फैला है, और हाँ, तख्त पर कौन बैठा है। और कभी-कभी ये बेजान धातु के टुकड़े भी भावनाओं से भर जाते हैं। 1535 ईस्वी का एक ताम्रपत्र इसका बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। ये मेवाड़ की रानी कर्णावती द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने जौहर करने से ठीक पहले दिया था। सोचिए, एक छोटी सी प्लेट इतिहास के कितने बड़े और भावुक पल से जुड़ी हुई है। 3075। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े खजाने की गिनती है। ये टोंक के राड़ में मिले चांदी के पंचमार्क सिक्कों की संख्या है, और ये सिक्के भारत में पाए गए सबसे पुराने सिक्कों में से हैं। मतलब एक ही जगह की खुदाई से सदियों का आर्थिक इतिहास हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तो पत्थर और धातु की बात हो गई। अब चलते हैं चौथे भाग पर, पन्नों पर लिखी कहानियों की दुनिया में। यहाँ हमें मुख्य रूप से 3 तरह के साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। पहले है संस्कृत ग्रंथ, जो बड़े बड़े विद्वानों के काम हैं। फिर आता है रासो साहित्य, यानी वीरों की गाथाएं और जोशीले महाकाव्य। और तीसरे हैं ख्यात साहित्य, जो असल में अलग अलग राज्यों के अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या क्रॉनिकल्स हुआ करते थे।
हर एक में इतिहास का एक अलग ही स्वाद है। और पता है, सबसे दिलचस्प बात क्या है? कभी-कभी इतिहास बनाने वाला ही इतिहास लिखने वाला भी होता था। जैसे महाराणा कुंभा। हम सब उन्हें एक महान योद्धा के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने खुद एकलिंग महात्म्य लिखा, जिससे हमें गुहिल शासकों की पूरी वंशावली की जानकारी मिलती है। तो अब हमारे पास सुराग आ गए हैं। अब वक्त है 5वें और आखिरी भाग का, इस पहेली को जोड़ने का। और मिलते हैं उन पहले इतिहासकारों से जिन्होंने ये काम शुरू किया। देखिए, इस पहेली को जोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं था। ये तो पीढ़ियों तक चला। 17वीं सदी में मुहणोत नैणसी ने इसकी पहली नींव रखी। फिर 1829 में कर्नल जेम्स टॉड आए, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखकर इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और फिर 20वीं सदी में गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक तरीकों से पुरानी बातों को परखा और इतिहास को और भी सटीक बनाया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि कोई भी एक सुराग पूरी कहानी नहीं बताता। ये एक पहेली की तरह है। मान लीजिए कविता में किसी राजा का जिक्र मिलता है, फिर एक सिक्का मिलता है जिस पर उसी राजा का नाम है, और फिर एक मंदिर पर शिलालेख मिलता है जो बताता है कि ये मंदिर उसी राजा ने बनवाया था। देखा, सारे टुकड़े मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और यही चीज इतिहास को बहुत रोमांचक बनाती है। ये सिर्फ पुरानी तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली जांच है, एक खोज है जो कभी खत्म नहीं होती। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। रेत के टीलों के नीचे या किसी पुराने आर्काइव में धूल फांकते हुए अभी और कौन से नए सुराग अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं? लगता है राजस्थान का अतीत अभी भी अपने कई और रहस्य खोलने के लिए तैयार बैठा है।